Hello friends, here Kanika. I welcome you all to our YouTube channel Dream Physics. तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला यूनिट हम कर रहे हैं 12th क्लास फिजिक्स का। उसमें हमने गॉस लॉ पर 2 वीडियोस कवर की हैं। गॉस लॉ की डेफिनेशन और गॉस लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ा था बेटा। आज हम उस गॉस लॉ जिसको हमने पढ़ा था उसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। देखिए, हम कभी भी कोई चीज पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये आता है कि वेदर वी आर गोइंग टू यूज इट और नॉट। अगर हम गॉस लॉ की कोई एप्लीकेशन ही नहीं है, हमें कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं मिली या हमें क्वेश्चंस उससे हमें नहीं मिला उससे कुछ, तो हम उसको क्यों पढ़ेंगे, ये हमारे माइंड में आता है। तो इसलिए आज का लेक्चर होने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, और जो हमने खून पसीना बहाया पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में, आज उसका रिजल्ट है। क्योंकि आज हम उस लॉ को जो हमने समझा था बड़े डिटेल में, उसकी एप्लीकेशंस उसको यूज करेंगे बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि देखिए, अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो गॉस लॉ की एप्लीकेशन है कि चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो आप कहोगे कि कूलम्स लॉ ने पाप किए हैं। कूलम्स लॉ भी तो हमें यही चीज बता रहा है। कूलम्स लॉ भी तो हमें यही कहता है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, वट एवर इट इज पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसके किसी भी तो हमें r डिस्टेंस पर उससे इस पॉइंट P पर, जो कि इस चार्ज के r डिस्टेंस पर है, तो कूलम लॉ हमें इजिली इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे देता है। वो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू K द सोर्स चार्ज अपॉन द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक, या फिर अगर मेरे पास Q1, Q2, Q3, मेरे पास एक चार्ज ना होकर मेरे पास नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो भी वो क्या कहेगा कि इस पॉइंट P पर Q1 की वजह से निकाल लो, इस फॉर्मूले से Q2 की वजह से निकाल लो, Q3 की वजह से निकाल लो, और तीनों का वेक्टर सम ले लो। इन तीनों का वेक्टर सम ले लो। मतलब अगर मुझे सोर्स चार्ज की वजह से एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, या फिर डिफरेंट सोर्स चार्जेस की वजह से एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो कूलम लॉ कहता है कि आई एम हियर, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, मेरा फॉर्मूला यूज करके आप निकाल लो। तो फिर गॉस लॉ ने क्या स्पेशल किया? बच्चे ध्यान से सुनो, जब हमारे पास सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो जाती है, सिचुएशन क्या हो गई? ओ तेरे की सिचुएशन हो गई हमारे पास कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स माने के जहां पर मेरे पास एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, या फिर डिस्क्रीट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो सिचुएशन बहुत सिंपल थी। बट अगर मेरे पास बात आती है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वहां पर हम इस चीज का यूज नहीं कर सकते। कैसे? देखिए, ध्यान से देखिए। अगर मैं आपको यहां पर बोलूं कि मेरे पास एक प्लेन हमारे पास वायर है जिसके ऊपर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिव चार्ज की। क्या है बेटा? कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। और मैं कहूं इस P पॉइंट पर आप निकाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड। You have to find the electric field due to this wire which is having a continuous positive charge and this wire is infinite। ठीक, इस P पॉइंट पर निकालो। तो आप कूलम लॉ लगाने बैठो, इस चार्ज की वजह से निकालो, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की, ऐसे तो करोड़ों चार्जेस है। तो क्या करोड़, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना, क्या करोड़ बार निकाल लोगे? इनफिनिट टाइम्स आप कूलम्स लॉ निकाल के उसका वेक्टर सम लोगे सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का। सिचुएशन होगी ना कॉम्प्लेक्स। तो जब हमारे पास कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, कूलम लॉ कहता है आई एम सॉरी, तो हम किसका यूज करते हैं? उस पॉइंट पे हम यूज करते हैं बेटा गॉस लॉ का। तो गॉस लॉ helps us to find the electric field at a point due to the continuous charge distribution. However, the Coulomb's law also helps us to find out the electric field at a point, but that was due to a discrete charges or single charge or a discrete charge. But यहाँ पे हम तो continuous की बात करते हैं। ऐसे ही आपके पास प्लेन शीट ऑफ पेपर है, उसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव, हम पॉजिटिव ले रहे हैं। तो इस शीट जो बहुत जैसे एक शीट ऑफ चार्ज है जो ऊपर और नीचे तक क्या है बेटा? इनफिनिट है। इसकी वजह से इस पॉइंट पर निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? हाउ विल यू फाइंड इट आउट? सो देयर यू विल यूज द गॉस लॉ। ओके, सो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, गॉस लॉ कम्स इनटू प्ले, इट हेल्प्स अस। चलो जी, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, गॉस लॉ मैंने आपको पिछली वीडियो लेक्चर में डिटेल में इसको पढ़ाया था।
इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ना रह गया था डिस्कस करना, तो मैं अब यहीं पे डिस्कस करती हूँ और अच्छा इस वीडियो में डिस्कस होगा क्योंकि ये यूज भी होगा ये वाला पॉइंट इस वीडियो लेक्चर में। तो यहां पर देखिए बेटा, वो ये कहता है गॉस लॉ कि अगर आपके पास एक चार्ज है या कुछ भी आपके पास चार्ज है, उस चार्ज को सराउंड करता हुआ जो आपके पास 3D सरफेस है, एक ऐसा सरफेस जो 3 डायमेंशनल है, क्लोज्ड है और उसके अंदर चार्ज बैठा हुआ है। तो अगर मेरे पास ये चार्ज है बेटा, ये मेरे पास चार्ज गेटिंग, और ये मेरे पास इसके अराउंड मैंने एक 3D क्लोज्ड सरफेस ले लिया, मान लो ये चार्ज, उसके अराउंड मैंने एक बॉल ले ली, दैट इज 3D एंड दैट इज क्लोज्ड। तो ये जो 3D सरफेस लिया, इस 3D सरफेस की जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होएगी, मैं बता रही हूं कि गॉस लॉ आपको क्या कहता है, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करूंगी, सो मेरे साथ बने रहिए। गॉस लॉ ये कहता है कि एक 3D सरफेस, ठीक है, जो कि क्लोज्ड है, जिसके अंदर मेरे पास नेट चार्ज है Q, वो Q चार्ज जैसे मर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो, हमें लेना देना नहीं है। इस सरफेस का जो मर्जी शेप है, हमें लेना देना नहीं है। इस सरफेस का जो मर्जी साइज है, हमें लेना देना नहीं है। बस हमारे पास एक सरफेस है, उसके अंदर हमारे पास नेट चार्ज है Q। वो नेट चार्ज Q चाहे टुकड़ों में पड़ा है, कोई मतलब नहीं, नेट इज Q। चाहे वो इधर पड़ा, इधर पड़ा, इधर, अंदर कहीं होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए और इस सरफेस पे नहीं होना चाहिए। अंदर हमारे पास नेट चार्ज Q है, एक 3D सरफेस है। तो गॉस लॉ कहता है कि इस 3D सरफेस के अलोंग जो फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स is given by the net charge inside it, that is Q, divided by epsilon naught, electrical permittivity। इस मीडियम के जहां पर ये सिस्टम पड़ा है, बट हम पूरे में ही एयर लेकर चलते हैं, हम ले ही नहीं रहे कोई और मीडियम, वी आर टेकिंग इट एयर और वैक्यूम। सो इसके अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू द टोटल नेट चार्ज दैट इज इनसाइड दिस 3D क्लोज्ड सरफेस एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास इस पूरे के अलोंग टोटल है, मतलब अगर ये चार्ज किसी क्यूब में पड़ा है तो उसके 6 साइड के अलोंग जो फ्लक्स होगा, उन सबका टोटल करेंगे, ऊपर वाली साइड का प्लस नीचे वाली साइड का फ्लक्स प्लस साइड्स का फ्लक्स प्लस ये अपना आगे पीछे का सरफेस का जो फ्लक्स होगा, 6 सरफेसेस के अलोंग जो फ्लक्स होगा, उनको एड अप करेंगे, जो टोटल फ्लक्स आएगा दैट विल बी द टोटल चार्ज इनसाइड दैट क्यूब। ध्यान रखिए, वो चार्ज बेटा अंदर होना चाहिए, ना ही तो इस सरफेस पे होना चाहिए, ना ही तो इस सरफेस के बाहर होना चाहिए, ठीक, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और हमें ये भी पता है बेटा, देखिए हमें ये भी पता है कि जो फाई टोटल है, ये जो फाई टोटल है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds का सरफेस इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड सरफेस। एक गोला किसके लिए है, क्लोज्ड कर दिया, इसका मतलब है इंटीग्रल ओवर द सरफेस दैट इज क्लोज्ड, ठीक है, जिसका सरफेस एरिया मान लो S है, ये नहीं भी लिख सकते तो भी चलता है, ठीक। इसका मतलब जो मैंने चार्ज लिया था, उसके राउंड जो मैंने यहां पे सरफेस लिया था, ठीक है, इस सरफेस का छोटा सा पोर्शन ले लो जिसका एरिया है ds, ठीक। तो इस सरफेस का छोटा सा एरिया है ds, समझ आ गई मेरी बात। और यहां पर जो अवेलेबल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E। तो वो ये कहता है कि जो टोटल फ्लक्स है ना बेटा, वो होता है इस E डॉट ds का सरफेस इंटीग्रल ओवर दिस होल क्लोज्ड 3D सरफेस। मतलब इस सरफेस पे टोटल इंटीग्रल करोगे जब आप E डॉट ds का, तो आपके पास फ्लक्स आएगा। पर हमें तो पता है, गॉस लॉ कहता है फ्लक्स होता है टोटल चार्ज इनसाइड दिस सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स हमारे पास टोटल ये भी है, ये भी है, इसका मतलब ये दोनों क्या है मेरे पास, इक्वल। यहां पर एक पॉइंट समझने वाला क्या है, ध्यान दीजिए, यहां पर वो ये कह रहा है बेटा, ये जो क्यूब है ना, ये चार्ज तो इस सरफेस के अंदर वाला चार्ज है। मतलब अगर बाहर मेरे पास Q2 चार्ज पड़ा है तो यहाँ पे Q2 का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे वही चार्ज आता है जो सरफेस के अंदर है। पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के अलोंग, इस सरफेस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी वजह से, अंदर वाले चार्जेस की वजह से भी और बाहर वाले चार्जेस की वजह से भी। कहने का मतलब ये है, यहां तो चार्ज लेना है वो जो कि सरफेस के अंदर है, ना ही तो उसके ऊपर ना ही तो उसके बाहर। पर यहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है वो जो कि अंदर वाले चार्जेस की यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर वाले चार्जेस की भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को कंसीडर करना है। मतलब सरफेस पे जो ds पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है ना बेटा, वो अंदर वाले चार्जेस की वजह से भी है और बाहर वाले की वजह से भी है। इट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल एट दिस स्मॉल एरिया।
ड्यू टू द चार्ज Q1 एज वेल एज ड्यू टू द चार्ज Q2। तो इस वजह, इसके पॉइंट की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इसकी वजह से भी इस पर निकालो, दोनों का वेक्टर सम लो, यहां होगा मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट बताना रह गया था। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद बच्चे हमारे पास जो ये क्लोज्ड सरफेस हमने लिया ना, जिस क्लोज्ड सरफेस का सरफेस इंटीग्रल लिया, जिस क्लोज्ड सरफेस के अंदर ये चार्ज था, जिस क्लोज्ड सरफेस का ये फ्लक्स था, वो क्लोज्ड सरफेस क्योंकि वो क्लोज्ड है और एक 3D सरफेस है, उसको कहते हैं गॉसियन सरफेस। क्या कहते हैं बेटा इस सरफेस को? गॉसियन सरफेस। ठीक है, वी कॉल इट एज गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस की कैसी भी शेप हो सकती है। ये सिमेट्रिकल भी हो सकती है, जैसे एक स्फीयर है, एक क्यूबॉइड है, एक सिलेंडर है। ये असिमेट्रिकल नहीं भी हो सकती, जैसे ये लो, इट मस्ट बी क्लोज्ड। ये सिमेट्रिकल हो भी सकती है, ये सिमेट्रिकल नहीं भी हो सकती। ठीक है जी। इस गॉसियन सरफेस के ऊपर जो भी पॉइंट है, ठीक है, इसके हर पॉइंट पे मान लो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो इसके डिफरेंट पॉइंट पर इसके डिफरेंट पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम भी हो सकती है, सेम नहीं भी। मतलब इस गॉसियन सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पॉइंट पर, हर पॉइंट पर सेम भी हो सकती है और हर पॉइंट पर सेम नहीं भी हो सकती। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि गॉसियन सरफेस वही होता है जिसपे हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो। गॉसियन सरफेस एक क्लोज्ड सरफेस है जिस पर हम ये अपना गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक ये सिमेट्रिकल हो भी सकता है, सिमेट्रिकल नहीं भी हो सकता। ओके, दूसरी बात, इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो भी सकती है। क्या पता इसके डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट हो, कोई पता नहीं। पर हमने क्या लेना है, हमारी कोशिश ये रहेगी, ये गॉस लॉ हमारे तभी काम का है जब गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह से हो कि ये गॉसियन सरफेस हमारे पास सिमेट्रिकल हो। क्यों, उसका रीजन मैं बताती हूं। सिमेट्रिकल हो और ये गॉसियन सरफेस बेटा, एक तो ये गॉसियन सरफेस हमारे पास सिमेट्रिकल होना चाहिए। दूसरी बात ये है, ये गॉसियन सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। एक तो ये सरफेस सिमेट्रिकल होना चाहिए और एक इस सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखो सबसे पहले देखना, हम ना एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में किस तरह से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले एक उस चीज का एग्जांपल देखो आप, फिर आपको पता चलेगा कि ये दो कंडीशंस हमने क्यों ली। जैसे मान लो मेरे पास एक वायर है बेटा, ठीक है जी, ये वायर इनफिनाइट है, लंबी वायर जो कि बहुत ही ज्यादा लंबी है। ठीक, अच्छा क्या हम इनफिनिट, चलो ये मैं पॉइंट नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगी। एक वायर है जो कि बहुत ही ज्यादा लंबी है, इनफिनाइट है। हमें ऐसा लगेगा ये वायर, अगर इनफिनिट मतलब ये वायर ऐसे लंबी है ऐसे, तो ये ऊपर जा रही है, इतनी लंबी ये नीचे जा रही है। हम जहां तक देख रहे हैं इस पॉइंट पे, अगर ये वायर है इस पॉइंट पे देख रहे हैं तो हमें वायर ही वायर ऊपर नजर आ रही है और नीचे भी नजर आ रही है। इसका मतलब ये है इनफिनिट का। ठीक है, अब ये जो वायर है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज कॉन्टिन्यूअस, दैट इज कॉन्टिन्यूअस। तो क्या करना है बेटा हमने, मैं कहती हूं कि एक ऐसा पॉइंट कंसीडर करो P जो कि इससे इतने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो हमें पता है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो गॉस लॉ विल कम इनटू प्ले, वी नो दैट। अब गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए मुझे एक गॉसियन सरफेस चाहिए। मैं ना बड़ी चालाक हूं, मैं क्या करूंगी, ध्यान से सुनना। जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगी। ठीक है, इस पॉइंट से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाओ। ठीक, और वो गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, जो सिमेट्रिकल है और जिसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। ऐसा क्यों? मैं क्या करूंगी, मान लो मैंने यहां पे गॉसियन सरफेस बनाया सिलेंडर, गॉसियन सरफेस बनाया सिलेंडर जिसकी रेडियस R है और लेंथ उसकी L है। एक फाइनाइट बनाया ना, ऐसा नहीं है कि वायर अगर इनफिनिट जा रही है तो गॉसियन सरफेस भी इनफिनिट है, ऐसा नहीं। गॉसियन सरफेस क्या है, कितना छोटा सा मेरा सिलेंडर, प्यारा सा सुंदर सा सिलेंडर है, इसका रेडियस है मेरे पास R और लेंथ है मेरे पास L। वायर इनफिनिट है, सिलेंडर फाइनाइट है। ये जो सिलेंडर है ये क्लोज्ड है, इसलिए ये 3D है, इसको मैंने गॉसियन सरफेस कह दिया। मुझे पता है गॉस लॉ ये कहता है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है, नेट चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मैंने कहा था मैं एयर ही लूंगी, अपनी बात पे रह रही हूं, इज इक्वल्स टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds,
ds क्या है, इस पॉइंट से होता हुआ एक छोटा सा सरफेस ds। कुछ नहीं करना, जिस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट से गुजरता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाया, और हमने क्या कहा, फिर हम गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं कि टोटल चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू द सरफेस इंटीग्रल। यहां ds क्या है, उस पॉइंट को कंटेन करता हुआ छोटा सा ds, छोटा सा सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब क्योंकि अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा इस गॉसियन सरफेस के, तो इस पूरे सरफेस के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, इसीलिए तो मैं इसको बाहर लेकर आ पाऊंगी। समझ आ गई मेरी बात, कितना इजी हो गया। अगर ई भी मेरा आर पर डिपेंड करता तो कितना डिफिकल्ट हो जाता मेरे लिए, इंटीग्रेशन करनी पड़ती। और पर मैंने क्या करा, एक ऐसा गॉसियन सरफेस लिया कि जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, ताकि जब मैं ये गॉस लॉ अप्लाई करूं और ये गॉस लॉ अप्लाई करते करते जब मैं इस इंटीग्रल पर ई की वैल्यू रखूं तो वो कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाए और मुझे सिर्फ टोटल सरफेस का इंटीग्रल करना पड़े। और हमें पता है ds का जब इंटीग्रेशन करूंगी दैट विल बी द टोटल सरफेस। अब क्यों, अब एक गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल क्यों होना चाहिए बच्चे? गॉसियन सरफेस इसलिए सिमेट्रिकल होना चाहिए ताकि जब सरफेस एरिया की इंटीग्रेशन करो तो वो बहुत ईजी हो जाए। जब असिमेट्रिकल सा गॉसियन सरफेस होगा द इंटीग्रेशन विल बिकम डिफिकल्ट। अब मुझे पता है कि ये कर्व पार्ट है इसकी, इस पूरे का, ये स्मॉल एस और ये कैपिटल एस, ये सिलेंडर है, ये छोटा सा ds था, पर ये जिसका कर्व्ड एरिया है ये पूरा क्या है, टोटल एरिया। मतलब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी मुझे पता है, ई कांस्टेंट तो बाहर आ गया, कितना अच्छा था ये फैक्टर। और ds की इंटीग्रेशन करनी है तो ds की इंटीग्रेशन क्या होगी, टोटल एरिया। और हमें सिलेंडर के टोटल एरिया का फॉर्मूला पता है, इट इज 2 पाई रेडियस इनटू लेंथ। अगर ये सिमेट्रिकल ना होता तो ये ds r पे डिपेंड करता, इंटीग्रेशन करनी मुश्किल। एक तो ई कांस्टेंट होने की वजह से ई बाहर आ गया, दूसरा एक सिमेट्रिकल सरफेस होने की वजह से सरफेस एरिया का इंटीग्रल वो बिकम्स वेरी इजी। तो यहां से ई यहां पे रखो और ये सरफेस एरिया इधर ले आओ नीचे, तो क्यू नेट ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई RL। ये मैं पूरी डेरिवेशन आपको कराऊंगी, ये यहां से हमारा निकल जाएगा। ये मैंने इसकी डेरिवेशन नहीं कराई, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि गॉस लॉ कब अप्लाई होता है, जब हमारे पास ये चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है। हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट से होता हुआ एक ऐसा गॉसियन सरफेस लेते हैं जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, ताकि ई यहां से बाहर आ जाए, कांस्टेंट आ जाए और हम इसको नीचे लाकर ई की वैल्यू निकाल लें। ओके, दूसरा बात हमारा ये गॉसियन सरफेस होना चाहिए सिमेट्रिकल, ताकि हम जब इसका इंटीग्रेशन करें एरिया का, वो हमारे पास सीधा एक हमें फॉर्मूला ही पता हो। सिलेंडर है उसका फॉर्मूला पता है, स्फीयर है उसका फॉर्मूला पता है। समझ आ गई मेरी बात? और कुछ है उसका हमें फॉर्मूला पता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका मतलब हम उस पॉइंट से होने वाला एक गॉसियन सरफेस लेंगे, उस गॉसियन सरफेस पर हम लगाएंगे गॉस लॉ। जब हम गॉस लॉ लगाएंगे उससे हमें ई की वैल्यू पता चल जाएगी। मतलब इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर ई की वैल्यू क्या है, ये, क्योंकि हर पॉइंट पर कांस्टेंट है, हर पॉइंट पर कांस्टेंट है, तो ये पी पॉइंट भी तो उस गॉसियन सरफेस से गुजरता हुआ लिया था, तो इस पी पॉइंट पर भी उसकी वैल्यू क्या होगी, वही जो इस पूरे पर है। नहीं समझ आया? दोबारा देखिए, कहने का मतलब ये, जब गॉस लॉ अप्लाई करेंगे इस गॉसियन सरफेस पे तो ई की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी इजीली। अब ई मतलब इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है, क्योंकि जिस पॉइंट पर हमने निकालना था वो पॉइंट इस गॉसियन सरफेस पे लाई कर रहा है। इसका मतलब हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मतलब इस पॉइंट पी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो निकल आया द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिजायर्ड पॉइंट ई पी due to a continuous charge distribution where the Coulomb's law fails। कुछ नहीं करना, वो पॉइंट लिया, उसे गॉसियन सरफेस बनाया, उस गॉसियन सरफेस पर लगाया अपना गॉस लॉ से हमारा ई निकल आया और कैलकुलेशंस करी। तो ये हमारे पास था बेसिक आइडिया कि एप्लीकेशन किस तरह से लगाएंगे। आगे हम इसके करेंगे कि एक वायर की वजह से, यूनिफॉर्म वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, गॉस लॉ कैसे लगेगा। एक प्लेन शीट की वजह से गॉस लॉ कैसे लगेगा। एक स्फीयर है चार्ज का, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ कैसे लगेगा। तो अब हम इसके प्रॉपर डेफिनेशंस लेंगे, बट एक बेसिक आइडिया के लिए मैंने ये वीडियो छोटी सी आपके लिए तैयार की। तो आई होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो आप मेरे से बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं। हमें सपोर्ट कीजिए, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।